एपिसोड नंबर 68 की शुरुआत पिछले एपिसोड के अंत से हो रही है। अब आगे साउथ फीनिक्स महाद्वीप में कई निषिद्ध क्षेत्र थे, लेकिन केवल एक निषिद्ध स्थान था और वह था फॉरबिडन बाय द फीनिक्स। ये साउथ फीनिक्स के आधे से अधिक भाग को कवर करता था और यह केवल माउंटेन्स ऑफ ट्रूथ और अन्य विशेष कारणों के कारण था कि यह महाद्वीप के और भी अधिक भाग को कवर नहीं करता था। फिर भी ये साल दर साल विस्तार करना जारी रखता था। असल में इसके कई हिस्से पहले ही माउंटेन्स ऑफ ट्रूथ पर हावी हो चुके थे। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो कुछ हजार वर्षों में पूरा साउथ फीनिक्स फॉरबिडन बाय द फीनिक्स होगा। निषिद्ध क्षेत्रों और निषिद्ध स्थानों के बीच एक बड़ा अंतर निवासी थे। निषिद्ध क्षेत्रों में आमतौर पर जानवर और ग्रूज होते थे। कभी कभी उनमें रहस्यमय संस्थाएं भी सील होती थीं। लेकिन निषिद्ध क्षेत्र बुद्धिमान प्रजातियों का उत्पादन नहीं करते थे। केवल निषिद्ध स्थान ऐसा कर सकते थे। इसका एक उदाहरण फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी था फॉरबिडन सी में। वहीं सी ज़ॉम्बीज अस्तित्व में आए थे और यही कारण था कि वे फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी के इतने करीब रहते थे। इसी तरह फॉरबिडन बाय द फीनिक्स से जुड़ी प्रजातियां भी थीं। हालांकि क्योंकि फ्लेम फीनिक्स मनुष्यों के साथ मित्रवत था, फॉरबिडन बाय द फीनिक्स के भीतर पैदा होने वाली प्रजातियां उनके साथ सद्भाव में रहती थीं। उसी समय मनुष्यों के लिए फॉरबिडन बाय द फीनिक्स की खोज करना असामान्य नहीं था, चाहे संसाधन प्राप्त करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए या ऐसा ही कुछ। मनुष्य आमतौर पर बुद्धिमान प्रजातियों को अकेला छोड़ देते थे, लेकिन कभी कभी वे प्रजातियां मनुष्यों के साथ व्यापार करने को तैयार होती थीं। इसी तरह गोस्ट वॉर्ड्स अस्तित्व में आए। जैसा कि नाम से पता चलता है, गोस्ट वॉर्ड्स दीवारों वाले शहर थे जहां भूत और राक्षस व्यापार के लिए इकट्ठा होते थे। सच कहूं तो गोस्ट वॉर्ड्स के निवासी फॉरबिडन बाय द फीनिक्स के लिए अद्वितीय नहीं थे। कई निषिद्ध स्थानों में ऐसे प्राणी थे। बाहर से गोस्ट वॉर्ड्स सामान्य शहरों से ज्यादा अलग नहीं दिखते थे, लेकिन अंदर निवासी विचित्र और विकृत थे और उनमें से अधिकांश ग्रूज थे। आमतौर पर वे उन वस्तुओं का व्यापार करते थे जिनका मनुष्य शायद ही कभी सामना करते थे और उनमें से अधिकांश अस्वस्थहीन किस्म के थे। फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में ज़ू किंग का पहला लक्ष्य एक गोस्ट वॉर्ड खोजना था। गोस्ट वॉर्ड्स फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में स्थिर स्थान नहीं रखते हैं। वे बेतरतीब ढंग से प्रकट और गायब हो जाते हैं। एक को ढूंढने के लिए थोड़ी किस्मत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में ज़ू किंग फॉरबिडन बाय द फीनिक्स के माध्यम से एक प्रेत की तरह फिसल रहा था, शीर्ष गति से चल रहा था। वह कभी कभी हवा में छलांग लगाता था और कभी कभी बेतरतीब ढंग से दिशा बदलता था। कभी कभी वह एक पेड़ की चोटी पर उड़ता था और अपने आसपास पर एक नजर डालता था और कभी कभी वह खुद पर जहर पाउडर बिखेरता था। अगर फर्स्ट पीक के कोई डिसाइपल्स ज़ू किंग को देखने के लिए यहाँ होते तो वे इस बात पर आश्चर्यचकित होते कि वह कितनी अभ्यस्त आसानी से चलता था। वह कभी कभी हवा में छलांग लगाने का कारण जमीन पर छिपे जानवरों से बचना था। वह बेतरतीब ढंग से दिशा बदलने का कारण मकड़ी के जाले या शिकार पर निकले जानवरों जैसे खतरों से बचना था। वो पेड़ों की चोटी पर उड़ने का कारण आगे के रास्ते का पता लगाना था और यह सुनिश्चित करना था कि वह जंगल में खो न जाए। और वह उड़ान नहीं भर रहा था, इसका कारण ये था कि आसमान में कोई आश्रय नहीं था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन से खतरे अनदेखे छिपे हो सकते थे। यहाँ तक कि ज़ू किंग की युद्ध क्षमता के वर्तमान स्तर को देखते हुए वह निषिद्ध क्षेत्रों में यात्रा करते समय हमेशा की तरह सतर्क था। सतर्कता का वह स्तर अब उसके ब्लड का हिस्सा था और कभी गायब नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस प्रकार के निषिद्ध क्षेत्र में हो, तुम्हें कभी भी बेतरतीब ढंग से वध नहीं करना चाहिए। ब्लड की गंध और भी बड़े और भयंकर जानवरों को आकर्षित करेगी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ज़ू किंग ने अचानक अपना हाथ बाहर निकाला और एक अजीब दिखने वाले कीड़े को पकड़ लिया जो अभी अभी गंदगी से बाहर उड़ा था। ये लगभग 3 इंच लंबा था और एक मछली जैसा दिखता था, सिवाय एक लंबी डंक मारने वाली पूंछ के। यह उल्टा उड़ गया था और अपने डंक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके ज़ू किंग की गर्दन में चुभोने की तैयारी कर रहा था। यह एक स्थलीय स्टिकलबैक है। मछली जैसे कीड़े का सिर कुचलते हुए उसने इसे अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में फेंक दिया। बेतरतीब ढंग से वध करना एक अच्छा विचार नहीं था, लेकिन चुनिंदा रूप से मारना और कटाई करना अलग था। स्थलीय स्टिकलबैक की पूंछ में एक शक्तिशाली जहर होता था जो बिना लाइफ फ्लेम्स वाले कल्टिवेटर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। हालांकि यह ज़ू किंग का फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में पहली बार था, वह यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और वनस्पति से परिचित था। उसने मौजूद जानवरों के प्रकारों के बारे में भी बहुत शोध किया था। गोस्ट वॉर्ड्स को खोजने वाले पहले मनुष्यों को पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर रहना पड़ा था, लेकिन व्यापार स्थापित होने के बाद गोस्ट वॉर्ड्स ने गोस्ट फ्लूट्स देना शुरू कर दिया था।
मुझे एक खाली क्षेत्र खोजने की आवश्यकता है। फिर एक त्रिकोण डिजाइन बनाने के लिए 3 लॉक का उपयोग करें और कोनों में 3 मोमबत्तियां स्थापित करें। अंत में अगर मैं आधी रात से ठीक 15 मिनट पहले गोस्ट फ्लूट बजाता हूं तो एक गोस्ट वॉर्ड दिखाई देना चाहिए। उसने गोस्ट वॉर्ड्स को खोजने की पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था और मोमबत्तियों के साथ आने के लिए सुनिश्चित किया था। सौभाग्य से गोस्ट फ्लूट सेट में खरीदे जा सकते थे। समय की जांच करने के लिए आकाश की तरफ ऊपर देखते हुए वह अंततः एक बड़े पेड़ पर आराम करने लगा। चारों ओर देखने के बाद उसने बुदबुदाया, ये जगह काम करनी चाहिए। अपना हाथ हिलाते हुए उसने ब्लैक आयन स्क्यूआ को बाहर भेज दिया। ये बिजली की तरह आगे पीछे चला गया, 3 पेड़ों को काटने के लिए। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी जैसे वे जमीन पर गिर गए। जिस पेड़ पर वह खड़ा था वह उनमें से एक था और जैसे ये गिरा वह हवा में ऊपर तैर गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया जिससे परिणामी 3 लॉग एक त्रिकोण बनाने लगे। फिर आयन स्क्यूअर उसके पास वापस उड़ गया। अंदर पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। जाहिर है वह अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। त्रिकोण में कुछ समायोजन करने के बाद जू किंग बीच में उतरा। 3 सफेद मोमबत्तियां निकालते हुए उसने उन्हें लॉग पर रखा। फिर अपना हाथ हिलाया, एक हड्डी से बनी बांसुरी का उत्पादन किया। बांसुरी हाथ में लेकर उसने सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए आकाश की तरफ देखा। कुछ ही देर में आधी रात से 15 मिनट पहले था। बिना किसी हिचकिचाहट के जू किंग ने गोस्ट फ्लूट को अपने होठों तक उठाया और धीरे से उस पर फूंक मारी। उपकरण से एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि निकली, लगभग एक उल्लू के रोने की तरह। जैसे ध्वनि हेवन एंड अर्थ को भर गई, एक दुष्ट हवा उठी। हवा ने 3 मोमबत्तियों को उड़ा दिया जिससे वे झिलमिलाने लगी, साथ ही साथ क्षेत्र को ठंडी ठंडक से भर दिया। जमीन पर पाला दिखाई दिया, गंदगी और पौधों को ढकते हुए। मोमबत्तियों की लपटें हरी हो गईं और उसी समय एक आवाज उठी, जैसे हल्की फुसफुसाहट या बड़बड़ाहट। शब्दों को सुनना संभव नहीं था, लेकिन यह अनगिनत व्यक्तियों की तरह था जो धीमी बातचीत में लगे हुए थे। जैसे आवाज जू किंग के दिमाग में प्रवेश कर गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा और एक कोहरा बन गया। कोहरा अचानक और कहीं से भी आया हुआ लग रहा था, इतनी मोटाई के साथ उमड़ रहा था और लहरा रहा था कि आसपास के जंगल में पेड़ जल्दी से गायब हो गए। कुछ ही देर बाद कोहरे में एक शहर दिखाई दिया। शहर की दीवारें धूसर थीं, जैसा कि अंदर की सभी इमारतें थीं। वास्तुकला प्राचीन लग रही थी, जैसे ये शहर युगों के लिए समय की रेत में दफन हो गया था। शहर हलचल भरा था। इसके अंदर अनगिनत आकृतियां तैरती हुई देखना संभव था, जगह को पैक कर रही थी। सभी प्रकार के जीव थे। कुछ सिर रहित थे, कुछ के शरीर जानवरों के थे, कुछ लंबे और मोटे थे, कुछ अत्यंत पतले थे, कुछ के मुंह इतने विशाल थे कि उन्हें अपनी ठुड्डी को पकड़ना पड़ता था और कुछ ईवल के साथ स्पंदित होते थे। सड़कों के किनारे अनगिनत दुकानें भी थीं, जिनके मालिक सभी दुष्ट ग्रूस थे। इस तरह की जगह देखकर कोई भी नश्वर बेदम डर जाएगा। ये निश्चित रूप से भूतों का शहर था। शायद अंदर जीवित प्राणी थे, लेकिन यदि ऐसा था तो वे अपनी औरस छुपा रहे थे और इसके बजाय ये सुनिश्चित कर रहे थे कि मुटजन के साथ स्पंदित हों। ये गोस्ट वॉर्ड्स के नियमों में से एक से संबंधित था। हालांकि मनुष्यों को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंदर जाने की अनुमति थी, उनके पास बहुत मजबूत मुटजन होना आवश्यक था, इस हद तक कि वे एक मनुष्य की तरह थे जो उत्परिवर्तन के कगार पर थे। एक और नियम ये था कि इस भूत शहर को भरने वाले अनगिनत ग्रूस को चुप रहना था। बात करने की अनुमति नहीं थी। शहर के बारे में सबसे असामान्य बात यह थी कि इसके ठीक केंद्र में ऊपर हवा में तैर रहा था एक विशाल सिर। यह एक मिडिल एज मैन के सिर जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि उस पर कोई बाल नहीं था। उस मामले में यह एक भिक्षु के सिर जैसा दिखता था। इसकी आंखें बंद थीं और यह बिल्कुल भी नहीं हिलता था। इसके चारों ओर अनगिनत जंजीरें थीं जो ऐसा लग रहा था जैसे इसे दबाए और सील किए रख रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि उन जंजीरों की करीब से जांच करने पर पता चलेगा कि वे वास्तव में बिना त्वचा वाली भुजाओं से बनी थीं। इसके अलावा चारों शहर के द्वारों में से प्रत्येक पर विशाल मोटी आकृतियां गार्ड पर खड़ी थीं, जिनके सिर बच्चों के आकार के थे, कमर तक नग्न थे। उनके कंधों पर 15 मीटर लंबी भूत सिर वाली तलवारें लटकी हुई थीं। जू किंग के सामने द्वार पर ऐसे 2 गार्ड्स खड़े थे। जैसे जू किंग ये सब देख रहा था, उसने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी। हालांकि उसका दिल तेज धड़क रहा था। हालांकि उसने फॉरबिडन बाय द फीनिक्स के गोस्ट वॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, यह उसका पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखना था और इसने उसे उन भूत शहरों की याद दिला दी जो उसने फॉरबिडन सी के तल पर देखे थे। खैर, ये स्पष्ट रूप से एक गोस्ट वॉर्ड है ना?
अंदर दौड़ने के बजाय उसने चारों ओर देखने में 1 मिनट लिया। एक तरफ मोमबत्तियां दुष्ट हवा में बेतहाशा झिलमिला रही थीं। जू किंग जल्दी में नहीं था। जब तक उसने अपने आसपास का अध्ययन करना समाप्त किया, मोमबत्तियां बुझने वाली थीं और शहर फीका पड़ने लगा था। उस समय वह अपनी ब्लैक शैडो तक पहुंचा और उसके मुर्टजन पर खींचा। तुरंत मुर्टजन ने उसे भर दिया, जिससे उसकी त्वचा काली पड़ गई और इतना मजबूत हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण उत्परिवर्तित हो सकता था। जब वह वस्तुतः मुर्टजन के एक बादल से घिरा हुआ था, उसने गोस्ट वॉर्ड की तरफ चलना शुरू कर दिया। प्रत्येक कदम उसे लगभग 9 मीटर आगे ले गया और इस प्रकार केवल कुछ सांसों के समय में वह शहर के द्वार पर पहुंच गया। जब वह पहुंचा, अपने कंधों पर तलवारें लिए हुए मोटे लोग नीचे जू किंग की तरफ देखने लगे। जू किंग ने चलना बंद नहीं किया। उसने बस उन्हें उसे देखने दिया जैसे वह शहर में प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश करने के बाद उन्होंने दूर देखा। उसी समय शहर के चारों ओर का कोहरा और भी घना हो गया, इस हद तक कि यह एकमात्र चीज थी जो दिखाई दे रही थी। जाहिर है, जब बाहरी लोग व्यापार के लिए शहर में आते थे तो बाहरी दुनिया कट जाती थी। केवल एक चीज दिखाई दे रही थी, वह थी मून, जो अब एक अजीब हरे रंग की थी, जैसे यह नीचे चमक रही थी। ये सब उसी के अनुरूप था जिसकी जू किंग ने उम्मीद की थी। उसकी अभिव्यक्ति पहले की तरह ही थी, जैसे वह रूस की भीड़ के बीच सड़क पर चलने लगा। वह भूतों के साथ टहल रहा था। उसी समय विशाल भिक्षु के सिर की नाक सिकुड़ गई, जैसे वह एक गंध सूंघ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह अपनी आंखें खोलने वाला था। एक पल बाद विशाल भिक्षु के सिर को बांधने वाली जंजीरें चमक उठी और यह शांत हो गया। जू किंग ने ऊपर उसकी तरफ देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने दूर देखा और अपने आसपास का अध्ययन किया। सड़कों पर ग्रूज और भूत भरे हुए थे। उसने एक देखा जो पेस्ट से बना लग रहा था, चल रहा था और अपने चेहरे पर आईलाइनर लगाने के लिए एक कलम का उपयोग कर रहा था। उसने एक और देखा जो चलते समय चिपचिपा तरल टपका रहा था, 6 आंखों वाले भूत कीड़ों के एक समूह के साथ। उसने देखा जो एक 3 साल के बच्चे जैसा लग रहा था, चमकदार लाल आंखों के साथ, लंबे कान और लाल काली त्वचा, खुशी से उछल रहा था। दूर की छत पर आराम कर रहा था एक बाल रहित बिल्ली अपने पंजों में पकड़े हुए एक खून से लथपथ कटा हुआ सिर चाट रही थी। उसके चारों ओर का काला कोहरा ये स्पष्ट कर रहा था कि यह किसी प्रकार का राक्षस था। सभी प्रकार के सिर रहित जानवर जैसे रूप थे, आमतौर पर या तो हड्डियों या कोहरे से बने होते थे। कुछ तैर रहे थे, कुछ रेंग रहे थे, कुछ अन्य भूतिया प्राणियों पर बैठे थे, कुछ हवा में उड़ रहे थे और कुछ भूत चेहरों के मेजबान के रूप में मौजूद थे। बिना आवाज के कर्कश हंसी हंस रहे थे, जैसे वे एक दूसरे पर झपट रहे थे और सड़क पर चल रहे थे। वे सभी दुष्ट और बलिष्ठ और उत्सर्जित कर रहे थे, साथ ही गहरी भूख की अनुभूति भी। जू किंग ऐसी परिस्थितियों में पहले से कहीं अधिक सतर्क महसूस कर रहा था। जैसे वह चल रहा था, उसने सड़क के दोनों तरफ की दुकानों को देखा। उम्मीद थी कि वह देख लेगा जिसकी वह तलाश कर रहा था। सड़कें व्यस्त थीं और दुकानें भी व्यस्त थीं, फिर भी बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। जू किंग भी चुप रहा, जैसे वह चलने के बजाय तैर रहा था। अचानक उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी और उसने दुकानों से दूर देखा। उसके आगे एक भूत था, जानवर जैसा चेहरा और एक जबड़ा इतना विशाल था कि उसे अपने हाथों से पकड़ना पड़ता था। यह पूरी तरह से काला था और इसकी त्वचा सड़ रही थी और यह सीधे जू किंग की तरफ चल रहा था। यह एक दुष्ट बलिष्ठ एनर्जी उत्सर्जित कर रहा था और जिस तरह से यह चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यह उससे टकराने वाला था। जू किंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके मुर्टजन का स्तर अभी इतना अधिक था कि इसने उसके चारों ओर एक कोहरा बना दिया, जिसके भीतर एक दुष्ट भूत का चेहरा था जो वर्तमान में लालच से मुस्कुरा रहा था। भूत का चेहरा जू किंग की ब्लैक शैडो का एक प्रकटीकरण था। आने के बाद से ये कुछ डिवाओ करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जू किंग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसे खुद को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन अब जब एक दुष्ट भूत सीधे जू किंग की तरफ चल रहा था, ब्लैक शैडो बहुत प्रसन्न दिखी। इससे पहले कि जू किंग कुछ कर पाता, भूत का चेहरा जानवर जैसे भूत की तरफ बढ़ा, अपना मुंह खोला और उसे डिवाओ कर लिया। एक पल में जानवर जैसा भूत गायब हो गया। भूत का चेहरा अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया। जू किंग ने ब्लैक शैडो को संक्षेप में देखा, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। उस दृश्य ने आसपास के भूतों के बीच कोई हलचल नहीं पैदा की। किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जू किंग को एक उपयुक्त दुकान खोजने से पहले ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं थी। इस जगह ने अस्वस्थहीन सामग्री से बने हर तरह के जहर बेचे। ये जहर मूर्त नहीं थे, बल्कि धुंधले थे और कुछ मामलों में पूरी तरह से भ्रामक थे।
प्रत्येक प्रकार का जहर एक हरे भूत के सिर के अंदर सील था। सभी आकारों के 100 से अधिक भूत सिर थे और उनमें से हर एक मुस्कुरा रहा था। जैसे जू किंग ब्राउज कर रहा था, वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसे खरीदने के लिए वह यहाँ आया था, क्योंकि इनमें से अधिकांश जहर मूर्त भी नहीं थे। जिन सामग्रियों से वे बने थे उन्हें केवल विशेष तकनीकों का उपयोग करके ही काटा जा सकता था। इससे उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। असल में केवल ब्रूज ही ऐसा कर सकते थे। जू किंग ने दुकानदार की तरफ देखा। दुकानदार स्पष्ट रूप से एक भालू जैसा दिखता था, साथ ही उसके सिनाबार लाल होंठ थे, आंखें दर्पण की तरह, एक लंबा पतला चेहरा और हरे पंख थे जो फैलने पर 3 मीटर से अधिक लंबे होते और एक पूंछ तेंदुए की तरह। यह जू किंग को देख रहा था और जब उसने उसकी आंखों में देखा, उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में अलग हो गए। चेहरे पर भावशून्यता के साथ जू किंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे 13 भूत सिर उसके और दुकानदार के बीच तैरने लगे। फिर उसने एक छोटी बोतल निकाली और उसे आगे बढ़ाया। दुकानदार की पूंछ तेजी से बाहर निकली, बोतल के चारों ओर लपेटी और फिर चुपचाप उसे कुचल दिया। गंदगी की सुगंध फैल गई, जैसे ब्लड का एक ढेर दिखाई दिया। ये वह हृदय रक्त था जो जू किंग ने नाइट डव ऑपरेटिव से काटा था और बोतल में लगभग 100 बूंदें थीं। दुकानदार ने ब्लड को अपने मुंह में बहा लिया और फिर आनंद से चबाने लगा। जू किंग ने देखा, जैसे हैरानी की बात थी, हृदय रक्त ने फिर कई सोल ब्लैक शैडोज को प्रकट किया। वे सभी नाइट डव ऑपरेटिव्स थे। थोड़ी देर चबाने के बाद दुकानदार ने संतोष से सिर हिलाया। बिना एक शब्द कहे जू किंग ने भूत सिरों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में रखा, फिर मुड़ा और चला गया। इतना कहकर उसने ग्रूज की भीड़ के माध्यम से सड़क पर अपना रास्ता बनाया। कभी कभार चीजें खरीदने के लिए दुकानों पर रुकता था। नाइट जल्दी से बीत गई और जू किंग ने पूरा समय खरीदारी में बिताया। उसे अंतिम चीज खोजने में इतना समय लगा जिसकी वह तलाश कर रहा था। दुकान खुद एक सराय जैसी दिखती थी। दीवारों पर हुक से लटक रहे थे हर तरह के शरीर, जिनमें मनुष्य, जानवर, नॉन ह्यूमंस और यहाँ तक कि गैरमूर्त प्राणी भी शामिल थे। अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी जीवित थे। शरीरों के नीचे मोमबत्तियां जल रही थीं, जो एक रहस्यमय शक्ति जारी कर रही थीं, जिसके कारण वे भावनात्मक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। कुछ नशे में लग रहे थे, कुछ गुस्से में लग रहे थे, कुछ दुखी लग रहे थे और कुछ बेहद खुश लग रहे थे। ये लगभग ऐसा था जैसे वे सभी एक सपने की दुनिया में थे। जू किंग का ध्यान आकर्षित करने वाले शरीर नहीं थे, इसके बजाय वह मोमबत्तियां थीं। ये दुकान इस प्रकार की मोमबत्तियों को बेचने में विशिष्ट थी। 7 ब्लड आइज में वापस जू किंग ने उनके बारे में पढ़ा था और जानता था कि वे एक प्रकार का जहर थे। उनका एक बहुत अच्छा नाम था, ड्रंक फॉर 3 रिइंकार्नेशंस, और वे बहुत महंगे थे। ये मोमबत्तियां जू किंग के यहाँ आने के मुख्य कारणों में से एक थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हृदय रक्त की 4 बोतलें निकाली और उन्हें दुकानदार के सामने रख दिया। दुकानदार एक साधारण ओल्ड मैन जैसा दिखता था, जिसने पीले कपड़े पहने थे। बोतलों को नीचे देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। जैसे उसने ऐसा किया, उसकी चेहरे की विशेषताएं बदल गईं। वह एक सुंदर यंग मैन में बदल गया, लेकिन फिर एक पल बाद वह एक झुर्रीदार ओल्ड वुमन बन गया। फिर उसका चेहरा एक शरारती बच्चे के चेहरे में बदल गया। ये बहुत अजीब था। जू किंग ने भौहें चढ़ाईं। वह केवल 11 बोतल हृदय रक्त लेकर आया था और पहले ही 5 खर्च कर चुका था। उसने जो जानकारी पढ़ी थी उसके आधार पर ड्रंक फॉर 3 रिइंकार्नेशंस की एक मोमबत्ती खरीदने के लिए 4 बोतलें पर्याप्त होनी चाहिए थीं। मामले पर विचार करने के बाद उसने एक और बोतल निकाली और उसे दुकानदार के सामने रख दिया। दुकानदार ने जू किंग की तरफ गहराई से देखा और फिर से अपना सिर हिलाया। जू किंग का चेहरा उसके चारों ओर के कोहरे के बादल के भीतर अंधेरा हो गया, लेकिन और सोचने के बाद उसने अपनी आखिरी बोतल निकाली और उसे बाकी के साथ रख दिया। और फिर भी दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। इस बिंदु पर यह महसूस करने के बाद कि जू किंग के पास और बोतलें नहीं थीं, उसका चेहरा फिर से बदल गया। ये पूरी तरह से खाली हो गया। फिर उसने जू किंग के चेहरे की तरफ इशारा किया। जू किंग ने कुछ नहीं कहा। समय की गणना करने के बाद जू किंग को एहसास हुआ कि भोर होने वाली थी। इससे भी अधिक, गोस्ट वर्ल्ड में अपने सभी घूमने में उसे केवल यह एक दुकान मिली थी जो ये मोमबत्तियां बेचती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश कर गया। उसकी लाइफ फ्लेम्स जल उठी और उसके लाइफ लैम्प्स ने चमकदार लाइट उत्सर्जित की, जैसे उसके भीतर एक पूरी दुनिया जल रही थी। उसकी भयानक ऑरा फैल गई। गोल्डन क्रो सिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स की एनर्जी और ब्लड में शामिल हो गई, ऐसे स्पंदन पैदा कर रही थी जो सभी दिशाओं में फैल रहे थे।
दुकानदार का खाली चेहरा बदल गया, फिर से एक ओल्ड मैन बन गया और वह हैरान लग रहा था ये देखकर कि जू किंग उस पर हमला करने वाला था। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन फड़फड़ाई, जिससे 7 मोमबत्तियां बाहर उड़ गईं और जू किंग के सामने हवा में तैरने लगी। फिर वह एक कदम पीछे हट गया, उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी नजर थी। भौहें चढ़ाते हुए जू किंग ने मोमबत्तियां इकट्ठा की, अपनी 6 बोतलें वापस ली, फिर मुड़ा और चला गया। जैसे वह चला, उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी और आकाश पर भी ध्यान दिया। उस जानकारी के आधार पर जो उसने सेक्ट में वापस पड़ी थी, एक बार जब तुम गोस्ट वार्ड में प्रवेश करते थे तो तुम्हें पूरी नाइट अंदर रहना पड़ता था। केवल भोर में ही तुम गोस्ट फ्लूट बजा सकते थे और बाहर निकल सकते थे। अभी भोर होने वाली थी, इसलिए वह वेट करते हुए सड़क पर चलता रहा। कुछ ही देर में क्षितिज उज्ज्वल होने लगा। उस समय जू किंग ने देखा कि उसके आसपास के सभी विचित्र प्राणी और पूरा शहर खुद पारदर्शी हो रहे थे। उसी समय शहर के बीच में ऊपर तैरता हुआ विशाल जंजीरों से बंधा भिक्षु का सिर अपनी आंखें खोल रहा था। वे आंखें नरक की तरह लाल थीं और उनमें अनगिनत ईवल भूत थे जो उनके भीतर उबल रहे थे और बिना आवाज के चीखें निकाल रहे थे। सिर ने शुद्ध अराजकता की अनुभूति उत्सर्जित की और चेहरे पर अभिव्यक्ति से ये लगभग स्तब्ध लग रहा था। सिर थोड़ा सा फड़का, जैसे ये स्पष्टता प्राप्त कर रहा था, और जैसे आकाश उज्ज्वल होता गया, ये गोस्ट वार्ड के चारों ओर देखने लगा। शहर के भीतर कुछ आकृतियां थीं जो पारदर्शी नहीं हो रही थीं। वे सभी कल्टिवेटर्स थे जो भोर की प्रतीक्षा कर रहे थे। भिक्षु की आंखें उन पर फिसल गईं और अंततः जू किंग पर जा लगीं। सिर कांप उठा और नाक सिकुड़ गई, जैसे वह कुछ सूंघ रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। जब जू किंग ने ये देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसी समय भिक्षु का मुंह खुला और वह एक आवाज में बोला जो स्वर्गीय गरज की तरह गूंजी। गोल्डन क्रो। एक गोल्डन क्रो ने मेरी प्रजाति को अवशोषित कर लिया। सभी गोल्डन क्रोज मरेंगे। जैसे आवाज गूंज रही थी और जैसे आकाश उज्ज्वल होता गया, पूरा गोस्ट वार्ड शांत हो गया। ये पहली आवाज थी जो जू किंग ने पूरी नाइट के दौरान सुनी थी। इसमें कुछ रहस्यमय शक्ति थी जो जब जू किंग के कानों में प्रवेश कर गई तो उसके पूरे शरीर को कांपने का कारण बना। उसे लगा जैसे उसकी सोल ढहने वाली थी, लेकिन सौभाग्य से उसके लाइफ लैम्प से ब्लैक अम्ब्रेला फैल गई उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोस्ट फ्लूट निकाला, इसे अपने होठों तक उठाया और फूंक मारी। भेदी शोर गूंजा और फिर जू किंग के चारों ओर सब कुछ गायब हो गया। एक सांस का समय बीता जहां जू किंग लॉक के त्रिकोण के अंदर जंगल में फिर से प्रकट हुआ। गोस्ट वार्ड कहीं नहीं देखा जा सकता था। लाल लाइट क्षितिज से फैल गई, जैसे लाल रंग का सन आकाश में उगाया। इस बीच निषिद्ध क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर, लेकिन जू किंग से बहुत दूर, एक शहर के खंडहर थे। यह शहर एक गोस्ट वार्ड से बहुत अलग था। यह एक वास्तविक मूर्त शहर था, सिवाय इसके कि यह सालों पहले खंडहरों में बदल गया था। यहाँ अभी भी अंधेरा था, जिससे ढहती हुई दीवारों और धूल से ढकी सड़कों को देखना मुश्किल हो रहा था। शहर के पूर्वी भाग में, जहां भोर की लाइट अभी अभी दिखाई दे रही थी, एक पुराना मंदिर अंधेरे से उठ रहा था। मंदिर के बाहर कुछ दर्जन कल्टिवेटर्स क्रॉस लेग बैठे थे। उन सभी ने विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने थे और वे एक दूसरे से सतर्क लग रहे थे, ये संकेत करते हुए कि वे विभिन्न स्थानों से आए थे। भोर की लाइट ने प्रकट किया कि उनकी आंखों में मंदिर के अंदर देखते समय भय और श्रद्धा दोनों थे। मंदिर के अंदर एक स्टैचू थी जो एक तलवार पकड़े हुए थी। उस दिव्य समानता के सामने कोई ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसने एक सुनहरा रोब पहना था और उसके सिर पर जड़ाव जैद वाला एक मुकुट था। वह असाधारण रूप से सुंदर था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी। वह और कोई नहीं था, मास्टर शेंगुन। फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में कहीं जू किंग लॉक के त्रिकोण के बीच में खड़ा था, उस स्थान को देख रहा था जहां गोस्ट वार्ड अभी अभी गायब हुआ था। लॉक पर जल रही मोमबत्तियों में से कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय कुछ मोमबत्ती के मोम के जो सूखी छाल में रिस गया था। उसने अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में कुछ थर्माफोर्स भेजी और निश्चित रूप से उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं अभी भी वहां थीं। गोस्ट वार्ड से खरीदी गई वस्तुओं को डे के उजाले में बाहर नहीं लाया जा सकता है। तुम उनका उपयोग केवल नाइट में कर सकते हो। ये वह था जो उसने गोस्ट वार्ड्स के अपने शोध में सीखा था। गोस्ट वार्ड में हुई हर चीज के बारे में सोचते हुए उसने विशाल भिक्षु के सिर के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। इसने गोल्डन क्रोस का उल्लेख किया, उसने बुदबुदाया। वह केवल अनुमान लगा सकता था कि भिक्षु का सिर किसी नॉन ह्यूमन प्रजाति से होना चाहिए, जिसे गोल्डन क्रो ने अतीत में अवशोषित कर लिया था।
इसके बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद वह लॉक के त्रिकोण से बाहर निकला और जंगल के माध्यम से चलना शुरू कर दिया। जहां तक गोस्ट वार्ड और उस विशाल सिर के विवरण की बात थी, वह बाद में जांच करने के लिए वापस आ सकता था जब वह मजबूत था। इस मामले को एक तरफ रखते हुए उसने पेड़ों के माध्यम से गति बढ़ा दी। गोस्ट वार्ड ढूंढना उन चीजों में से एक था जिसे करने के लिए वो फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में आया था। वह कुछ विशिष्ट जहरीले जानवरों, पौधों और वनस्पति को काटने की भी उम्मीद कर रहा था। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो मैं अपने बीटल्स को उनके विकास में अपनी बाधा को तोड़ने में सक्षम हो सकता हूं। और अगर वे कुछ वृद्धि का अनुभव करते हैं तो यह उस टैबू पॉइजन पिल को फिर से तैयार करने की मेरी प्लान में मदद करेगा। जैसे वह जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा, उसने उन जहरीले पौधों पर नजर रखी जिनकी उसे आवश्यकता थी। बस ऐसे ही एक डे बीत गया। फॉरबिडन बाय द फीनिक्स नाइट की तुलना में डे के दौरान बहुत कम खतरनाक था। जू किंग ने परिधि के पास रहने का ध्यान रखा। ये उसकी युद्ध क्षमता और कल्टिवेशन बेस के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करता था कि हालांकि उसका कुछ जानवरों से सामना हुआ, वह उन्हें आसानी से निपटाने में सक्षम था। उसे अपने द्वारा खोजे जा रहे कुछ औषधीय पौधे मिल गए। अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में रहने के बावजूद उसके सामने आने वाले कुछ पौधे खतरनाक थे। जैसे शाम हुई, उसने चमकदार लाल घास से भरा एक घास का मैदान देखा जिसने उसे खतरे की भावना से भर दिया। लाल घास अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी और जैसे जू किंग ने करीब से देखा, उसने देखा कि घास के प्रत्येक डंठल पर एक आंख थी। सभी उसे दुर्भावनापूर्वक देख रही थी। जू किंग कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी त्वचा रेंग रही थी। जल्दी से पीछे हटते हुए उसने अपनी लाइफ फ्लेम्स जला दी और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए अपने लाइफ लैम्प का उपयोग किया। उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद उसने अपने आप को नीचे देखा और पाया कि उसके अज्ञात में उसके अग्रभाग पर एक आंख उगने लगी थी। बल्कि यह एक आंख का आधा हिस्सा था, क्योंकि यह अभी तक बढ़ना समाप्त नहीं हुआ था और यह खुली नहीं थी। हालांकि पलकें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जैसा कि बरौनियां थीं, और यह बिल्कुल उन लाल घास के डंठलों पर आंखों की तरह दिखती थी। दुर्भाग्य से यहां तक कि बैलिफायर भी उस ग्रूव जैसी आंख को अस्तित्व से मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। अपनी ब्लैक शैडो का उपयोग करके जू किंग आंख को हटा सकता था, लेकिन एक बार जब उसकी ब्लैक शैडो अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गई तो आंख वापस बढ़ जाती थी। यह अभी भी बढ़ रहा था और जू किंग को लगा कि आंख के खुलने से पहले केवल कुछ और डेज लगेंगे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा। कुछ विचार करने के बाद उसने आंख पर गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स का उपयोग किया और उसे अवशोषित करने में कामयाब रहा। फॉरबिडन बाय द फीनिक्स वास्तव में एक खतरनाक जगह है, उसने बुदबुदाया। अपनी बाह के साथ समाप्त करने के बाद उसने बाकी खुद का बारीकी से निरीक्षण किया और कुल 30 आंखें पाईं। उनमें से कोई भी पूरी तरह से बढ़ने के करीब नहीं थी। असल में अधिकांश बीज से थोड़ा अधिक थे, लेकिन जिस बात ने जू किंग को उसकी हड्डियों तक ठंडा कर दिया वही ये थी कि आंखें उसकी त्वचा पर नहीं बढ़ रही थी, बल्कि उसके आंतरिक अंगों में। अगर उसने खुद का निरीक्षण करने और उन्हें खोजने में समय नहीं लिया होता और वे बढ़ना और खुलना समाप्त कर लेती तो परिणाम निश्चित रूप से भयानक होता। सौभाग्य से वह उन्हें पहले की तरह ही बाहर निकालने में सक्षम था। जैसे शाम हुई और अंधेरा फैल गया, वह और अधिक सतर्क हो गया। अंततः उसे एक पेड़ का खोखला मिल गया जिसमें वह सुरक्षा के लिए बैठ सकता था। मुझे अपने इच्छित अधिकांश जहरीले पौधे मिल गए। अब मुझे बस जहरीले जानवरों को खोजने की आवश्यकता है। उसका नाइट में खुले में रहने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वह जिन जानवरों की तलाश कर रहा था वे रात्रिच नहीं थे। जबकि वह आधी रात के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह अपने द्वारा काटे गए कुछ अस्वस्थ इन जहर को अपने बीटल्स को खिलाता था। उसी समय उसने पेड़ के चारों ओर कुछ स्पेल फॉर्मेशन स्थापित की और हर जगह जहर पाउडर बिखेर दिया। सुरक्षित महसूस करते हुए उसने ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे नाइट अंधेरी हो गई और उसने जंगल में अजीब चीखें सुनी, उसने सालों पहले के बारे में सोचा जब वह उस बर्बाद शहर में इसी तरह छिपा था। मुझे आश्चर्य है मैं कब इतना मजबूत हो जाऊंगा कि मुझे निश्चित क्षेत्रों और निश्चित स्थानों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। समय बीतता गया और आधी रात करीब आ गई। क्षेत्र में ठंडी एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी और जैसे जू किंग ने सांस छोड़ी उसके मुंह से सफेद भाप निकली। बहुत समय हो गया था जब उसने इस तरह ठंड महसूस की थी। जू किंग ने हमेशा ठंड से नफरत की थी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के बाद से उसकी कल्टिवेशन बेस और युद्ध क्षमता इतनी अधिक थी कि वह शायद ही कभी ठंड महसूस करता था। लेकिन आज नाइट,
उसने एक बार फिर उस अनुभूति का अनुभव किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है। जू किंग की आंखें चमक उठी, जैसे उसे एहसास हुआ कि निषिद्ध स्थान के अन्य हिस्सों में तापमान यहाँ जितना कम नहीं था। उसने अपनी लाइफ फ्लेम्स जला दी और प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश कर गया, फिर पेड़ के छेद से बाहर निकलकर चारों ओर देखा। तुरंत उसका चेहरा गिर गया। दूर जंगल में कोहरे का एक विशाल द्रव्यमान था, धीरे धीरे फैल रहा था। वही गोस्ट वॉट जो उसने पिछली नाइट देखा था, उसके ठीक सामने प्रकट हो रहा था। सिवाय इसके जू किंग ने लॉग स्थापित नहीं किए थे या गोस्ट फ्लूट नहीं बजाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह विपरीत दिशा में चलने लगा। हालांकि जैसे गोस्ट वॉर्ड ने आकार लिया, विशाल भिक्षु का सिर दिखाई दिया, भुजाओं से बनी जंजीरों से बंधा हुआ। उसे देखने के लिए मुड़ते हुए ये फिर से एक आवाज में बोला जो गरज की तरह गूंजी। एक गोल्डन क्रो ने मेरी प्रजाति को अवशोषित कर लिया। सभी गोल्डन क्रोज मरेंगे। सिर ऊपर की तरफ झपटा, जिससे भुजा की जंजीरें लंबी और लंबी होती गईं। फिर भी वे सिर को पीछे नहीं रख सकती थीं। सिर आगे की तरफ खींच गया, शहर से बाहर उड़ गया और आसपास के जंगल में टकरा गया, पेड़ों को कुचलते हुए, जैसे यह एक विशाल गेंद की तरह जू किंग की तरफ लुढ़कने लगा। यह एक धुंधलके में घूम गया, बाएं और दाएं पेड़ों को कुचल रहा था और भुजा की जंजीरों को मोड़ और विकृत कर रहा था। इसके पीछे पूरा गोस्ट वॉर्ड कांप उठा और हिल गया। इस दृश्य ने जू किंग की पुतलियों को सिकोड़ने का कारण बना और उसके दिल को आत्म संकट की भावना से भर दिया। अपनी लाइफ फ्लेम्स और लाइफ लैम्प्स को तेज जलने के साथ और गोल्डन क्रो उसे पीछे से धकेल रहा था, वह बिजली की गति से भाग गया। उसके पीछे पहाड़ जैसा सिर उसकी दिशा में लुढ़कता रहा। इस बीच गोस्ट वॉर्ड की गहराई से एक भेदी चीख गूंजी, जैसे अनगिनत भूत हाथ सिर की तरफ बढ़े। दूर से जू किंग को भागते हुए देखना संभव था। उसका पीछा विशाल सिर कर रहा था, जंजीरें तनी हुई थी और भूत हाथ सिर का पीछा कर रहे थे। सभी गोल्डन क्रोज विशाल सिर ने गुस्से से चिल्लाया, मरेंगे, मरेंगे। जैसे इसने अंतिम शब्द चिल्लाए, ये फिर से हवा में उछला, जैसे जू किंग पर नीचे गिरकर उसे कुचलने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि इस बिंदु पर जंजीरें और अधिक नहीं खींच सकती थीं और अंततः सिर धीमा होकर रुक गया। जैसे ही भूत भुजाएं आने और विशाल सिर को पकड़ने वाली थीं, इसने एक राक्षसी कर्कश हंसी हंसी और फिर विस्फोटित हो गया। विस्फोट के कारण विशाल सिर अनगिनत छोटे सिरों में बदल गया, जो जमीन पर बरस पड़े और जू किंग का पीछा करने लगे। क्योंकि छोटे सिर जंजीरों द्वारा प्रतिबंधित नहीं थे, वे अविश्वसनीय गति से चले। एक पल में उनमें से कुछ दर्जन अपने मुंह चौड़े करके जू किंग की तरफ लुढ़क रहे थे। जू किंग अपनी जगह पर घूम गया, उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से जल रही थीं। उसी समय उसके पीछे गोल्डन क्रो आगे की तरफ चला गया और उसका आयन स्क्यूअर सिरों की तरफ तेजी से आगे बढ़ा। गोल्डन क्रो ने एक भेदी चीख निकाली और फिर सिरों को बुरी तरह अवशोषित कर लिया, जबकि आयन स्क्यूअर एक के बाद एक के माध्यम से भेद गया, उन्हें राख में बदल दिया। हालांकि कोई मूर्त परिणाम नहीं निकला। यह ऐसा था जैसे सिर केवल भ्रम थे और वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे। असल में राख में बदलने के कुछ ही क्षणों बाद सिर वापस एक साथ बन जाते थे, बिना नुकसान के। उनमें से एक जू किंग के ठीक नीचे भी दिखाई दिया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, इसने उसके बछड़े में गहरा काट लिया। उसकी लाइफ फ्लेम फूट पड़ी, सिर को उससे दूर भेज दिया, लेकिन ये घायल नहीं हुआ। जैसे ये चबा रहा था, इसने कहा, यम्मी यम्मी यम्मी। इतना कमजोर। जू किंग का चेहरा उदास था। वह जानता था कि गोल्डन क्रो कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी कल्टिवेशन बेस गोल्डन क्रो की पूरी क्षमता जारी करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। अपने बछड़े को नीचे देखते हुए उसने मांस का लापता टुकड़ा देखा, जिसे सिर ने काट लिया था। वह दूसरों को डिवाओर करने का आदी था। यह उसका पहली बार विपरीत स्थिति में होना था। जहां तक उस सिर की बात थी जिसने उसे काटा था, इसने अपने होंठ चाटे और फिर एक विचित्र मुस्कान दी। फिर जैसे ही यह उसकी तरफ वापस दौड़ने वाला था, भूत भुजाओं में से एक ने इसे पकड़ लिया और इसे वापस गोस्ट वॉर्ड में खींच लिया। अन्य सिरों को भी भूत भुजाओं द्वारा पकड़ा जा रहा था, लेकिन कुछ जू किंग की तरफ झपटने और उस पर झपटने में कामयाब रहे। जू किंग की अभिव्यक्ति भद्दी थी, जैसे उसने निकटतम सिर पर गुस्से से देखा। हालांकि उसकी लाइफ फ्लेम और इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसकी आंखें अभी भी ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। ब्लैक शैडो को ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ गई थी कि वह क्या सोच रहा था और सिर से मुर्टजन को अवशोषित करने के लिए फैल गई। पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर पीछे न रहना चाहते हुए सीधे उसकी तरफ चला गया। सिर इतना दुष्ट था कि बिना किसी हिचकिचाहट के ये ब्लैक शैडो और पेट्रियार्क पर झपटने लगा। एक पल बाद सिर ढह गया और इसकी आंखों से बीटल्स बाहर निकल आए।
वे जू किंग के बीटल्स थे जिसे उसने पहले पीछा करते समय जारी किया था। हालांकि उनका कोई अच्छा काम नहीं हुआ। जब एक सिर नष्ट हो जाता था तो ये बस फिर से वापस बन जाता था। और क्षेत्र में बहुत सारे सिर थे। यह महसूस करते हुए कि लड़ाई कुछ नहीं कर रही थी, जू किंग ने हताशा में भौहें चढ़ाईं और बस भागने के लिए अपनी कल्टीवेशन बेस की सभी ऑरा का उपयोग किया। और इस प्रकार नाइट बीत गई। उस समय के दौरान पीछा जारी रहा। उसने पीछा करने वाले सिरों को उसे घेरने का मौका कभी नहीं दिया। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भूत-भुजाओं ने अपना काम किया। जैसे भोर की लाइट क्षितिज पर दिखाई दी, जू किंग ने सिरों में से एक को विस्फोटित कर दिया और यह आखिरी साबित हुआ। अन्य सभी सिरों को भूत-भुजाओं ने पकड़ लिया था। फिर सन उगाया और सब कुछ गायब हो गया। जू किंग वहां जंगल में खड़ा था, उसकी आंखें एक दुष्ट लाइट से चमक रही थी, जैसे उसने उस दिशा में वापस देखा जहां गोस्ट वॉर दिखाई दिया था। उसके कपड़े चिथड़ों में थे और हालांकि उसका मांस अधिकांशतः ठीक हो गया था, हर जगह काटने के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। वह विशाल भिक्षु सिर क्या है? छोटे सिरों को तोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। वे बस फिर से वापस बन जाते हैं। केवल भूत-भुजाएं ही इसे नियंत्रित कर सकती हैं। यह ऐसा है जैसे भूत-भुजाएं इसके जेल हैं और भिक्षु का सिर एक कैदी है जो जेल से बाहर निकलकर मेरा पीछा करने लगा। काटने के निशानों को नीचे देखते हुए उसकी आंखों में दुष्ट नजर और अधिक तीव्र हो गई। मुझे इसे मारने का एक तरीका सोचना है। एक तरफ पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने ठंडी सांस ली। मुझे काटना एक बात है, लेकिन उस विशाल सिर ने फींडिश जू को काटने की हिम्मत कैसे की? ये खत्म हो गया है। जैसे आकाश उज्ज्वल हो गया, जंगल फिर से सामान्य हो गया। जू किंग ने जल्दी से एक पेड़ ढूंढा जिस पर वह चढ़ गया। वहां वह ध्यान करने और ठीक होने के लिए क्रॉस लेग बैठ गया। सुबह में देर थी जब उसने अंततः अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां पिछली नाइट गोस्ट वॉर दिखाई दिया था। आंखें दुश्मनी से जल रही थीं। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जंगल के माध्यम से चलना शुरू कर दिया। वह उन जानवरों की तलाश नहीं कर रहा था जिन्हें उसने खोजने की उम्मीद की थी। वह कुछ और खोज रहा था। अंततः लगभग 1 घंटे बाद उसने एक घाटी देखी। प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश करते हुए उसने जगह खोजी। ऊपर से यह आव अक्षर के आकार का था, केवल एक रास्ता अंदर और बाहर था। यह पुष्टि करने के बाद कि क्षेत्र खाली था, जू किंग ने घाटी के तीनों किनारों को देखा, फिर पास की एक चट्टान पर मुक्का चलाया। एक धमाका गूंजा जैसे चट्टान विस्फोटित हो गई, एक बड़ी गुफा पीछे छोड़ गई। जू किंग ने और अधिक चारों ओर देखा, फिर कुछ और बार ऐसा ही किया। कुछ ही देर बाद उसने घाटी की दीवारों में कुछ दर्जन गुफाएं खोद ली थीं। अगला उसने घाटी के फर्श पर भी ऐसा ही किया। समय की गणना करने के बाद वह गुफाओं में से एक में दाखिल हुआ, फिर अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से एक लोहे का बक्सा निकाला। ये और कोई नहीं, वह विश बॉक्स था जिसमें टैबू पॉइजन पिल थी। विश बॉक्स खोलते हुए उसने इसे गुफा में रख दिया। तुरंत जहर की गोली की ओर फैलने लगी। वापस उड़ते हुए जू किंग ने फिर नष्ट हुई चट्टानों के मलबे को गुफा के प्रवेश द्वार में ढेर करना शुरू कर दिया, एक दीवार बनाते हुए। हालांकि मलबा गुफा के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील नहीं कर सकता था। गोली के बारे में जू किंग के ज्ञान के आधार पर जब तक तेज हवा नहीं थी, गोली की ओर कम से कम 1 डे के लिए गुफा के अंदर रहेगी। अंततः जब दीवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था, जू किंग ने अपना हाथ हिलाया। विश बॉक्स बाहर उड़ गया और उसने जल्दी से गुफा को सील कर दिया, फिर अगली गुफा में चला गया। उसकी प्लान प्रत्येक गुफा को टैबू पॉइजन पिल की ऑरा से भरना था और इस प्रकार पूरी घाटी को भरना था। उसने काम करना जारी रखा। एक तरफ पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने जू किंग को देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे एक दुर्भावनापूर्ण चमक से भर गईं। अंदर उसने सोचा कि लोगों को भड़काना काफी बुरा था, लेकिन वास्तव में एक बुरा विचार क्या था? फींडिश जू को भड़काना था। इस तरह समय बीतता गया। नाइट हुई और यह आधी रात के करीब का समय था कि जू किंग ने अपना काम समाप्त किया। उसने लगभग 60 गुफाएं खोद ली थीं और अब उन सभी में उस जहर की गोली की ऑरा भरी हुई थी। विस्तार से घाटी खुद पूरी तरह से संक्रमित थी। सौभाग्य से जू किंग ने पहले ही जहर के खिलाफ कुछ प्रतिरोध बना लिया था। फिर भी उसे कुछ बार घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और बैंगनी क्रिस्टल को उसे ठीक करने देना पड़ा। अब जब काम हो गया था, उसने घाटी को देखा और प्रसन्न महसूस किया। सारे काम के बाद भी उसने जो प्रतिरोध बनाया था वह उसे केवल आधे इंसेंस स्टिक के जलने के बराबर समय के लिए ही बनाए रखेगा। उसके बाद उसे बैंगनी क्रिस्टल के पुनर्जनन गुणों पर निर्भर रहना होगा। जो कुछ भी उस जहर की चपेट में आएगा वह बहुत बुरी स्थिति में होगा।
चलो देखते हैं वह बड़ा सिर कितनी देर तक इसे सहन कर सकता है। उसने घाटी छोड़ दी और कुछ दूरी पर चला गया, जहां उसने 3 पेड़ गिराए और परिणामी लॉग को एक त्रिकोण आकार में रखा। फिर उसने लॉग पर 3 सफेद मोमबत्तियां रखीं। वह चिंतित था कि गोस्ट वॉर्ड से विशाल सिर उस रात उसकी तलाश में नहीं आएगा, और इस प्रकार उसने उसे अपने पास बुलाने की योजना बनाई। उसे बस सही समय की प्रतीक्षा करनी थी। हालांकि घटनाओं ने जल्दी ही साबित कर दिया कि ज़ू किंग ने बहुत ज्यादा सोचा था। आधी रात से लगभग 15 मिनट पहले, लेकिन इससे पहले कि वह मोमबत्तियां जला पाता, एक ठंडा सफेद कोहरा क्षेत्र में बनने लगा। यह आ गया, उसने बुदबुदाया, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, जैसे उसने दूर की तरफ देखा। जैसे कोहरा जंगल के माध्यम से फैल गया, परिचित गोश्त ने आकार लेना शुरू कर दिया। इस बार भिक्षु के सिर को पहले से कहीं अधिक जंजीरें बांध रही थीं। गोस्ट वॉर्ड स्पष्ट रूप से इसे बहुत अधिक मजबूती से दबा रहा था, और फिर भी इसने गोस्ट वॉर्ड को विशाल सिर के कारण खुले में दिखाई देने से नहीं रोका। जाहिर है, इसे दबाने का अतिरिक्त प्रयास ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। जिस क्षण ये दिखाई दिया, भिक्षु की आंखें खुल गईं और ज़ू किंग पर जा लगीं। सभी गोल्डन क्रोज मरेंगे। पिछली नाइट की तरह विशाल सिर ज़ू किंग की दिशा में आगे की तरफ झपटा, जिससे भुजा की जंजीरें बाहर निकलने लगीं। एक पल बाद ये जंगल में नीचे गिरा, पेड़ों को गिराते हुए, और जमीन में दरारें फैलने का कारण बना। ज़ू किंग प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश कर गया और भागने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके चेहरे पर एक भयभीत नजर डाल दे। हालांकि यह असंभावित लग रहा था कि विशाल सिर इतना स्पष्ट रूप से सोच सकता था कि उसे एहसास हो कि उसे धोखा दिया जा रहा था। ज़ू किंग ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने वास्तव में विशाल सिर को फंसा लिया है, इसलिए वह चिल्लाया, तुम बस क्यों नहीं मर जाते? तुम क्या चाहते हो? विशाल सिर उसकी तरफ लुढ़क गया, पागलों की तरह हंसते हुए, जैसे उसने गति पकड़ ली। गोस्ट वॉर्ड कांप उठा और फिर भूत हाथों का एक समूह सिर का पीछा करने के लिए बाहर निकल गया। चीजें पिछली नाइट के समान ही चल रही थीं, जैसे ज़ू किंग घाटी में दौड़ा। विशाल सिर ज़ू किंग तक पहुंचने में सक्षम होने के बारे में अत्यधिक आश्वस्त लग रहा था अब जब वह घाटी में था। या तो वह, या ये बस स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा था। बिल्कुल भी नहीं रुकते हुए यह उसके पीछे घाटी में लुढ़क गया, रास्ते में चिल्लाता हुआ। लेकिन जैसे ही यह अंदर था, चिल्लाना बंद हो गया। गड़गड़ाहट की आवाजों ने घाटी को भर दिया, जैसे लुढ़कता हुआ सिर एक तरफ घूम गया। अपने चेहरे पर आधे बेवकूफ भाव के बजाय यह अब भयभीत लग रहा था। इसकी त्वचा के बड़े हिस्से अब सड़ रहे थे। हालांकि कोई ब्लड बाहर नहीं रिसा। आखिर सिर में कोई ब्लड नहीं था, बल्कि कुछ अन्य विशेष पदार्थ था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पदार्थ कितना विशेष था, यह एक पिछले युग की जहर गोली की ऑरा के सामने नहीं टिक सकता था। जैसे सिर एक तरफ लुढ़क गया, ज़ू किंग के हाथ एक दोहरे हाथ की मंत्र मुद्रा में चमके और फिर उसने अपने हाथ बाहर धकेल दिए। जवाब में उसके पीछे एक विशाल ब्लू ग्रीन ड्रैगन दिखाई दिया, जो घाटी पर नीचे गिरा। गड़गड़ाहट, घाटी ढह गई और जहर की ऑरा सभी दिशाओं में विस्फोटित हो गई। विशाल सिर बस इससे बच नहीं सकता था। जैसे ये संक्रमित हो गया, उसके चेहरे पर आतंक और अधिक तीव्र हो गया। अंत में एक पॉपिंग आवाज गूंजी, जैसे सिर कई छोटे सिरों में विस्फोटित हो गया, जो जहर से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उस जहर की गोली की ऑरा भयानक थी। प्रभाव के क्षेत्र को छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि जहर बस दूर हो जाएगा। हालांकि जहर जरूरी नहीं कि बहुत तेजी से काम करने वाला था, यह स्पष्ट रूप से शक्तिशाली था। और हालांकि विशाल सिर विचित्र था, ये स्पष्ट रूप से जहर किया जा सकता था। ज़ू किंग में किलिंग इंटेंट जल रही थी। जैसे वह आगे उड़ा, अपना दाहिना हाथ उठाकर स्वर्गीय तलवार को बुलाया, जिसे उसने सिरों की तरफ नीचे चलाया। सब कुछ हिल गया, जैसे गोल्डन क्रो भी ऊपर उठ गया, काली फायर से घिरा हुआ, जो उनके द्वारा छुई गई हर चीज को जला रही थी। न तो ब्लैक शैडो और न ही पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने कुछ भी करने की हिम्मत की। दोनों जहर से बहुत डर रहे थे। दूसरी ओर बीटल्स जहर के अधिक अभ्यस्त थे और सिरों को डिवाओ करना शुरू करने के लिए बाहर भागे। ज़ू किंग ने अपनी तलवार का दूसरा वार किया, जिससे तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। इस बीच सिर भागते हुए तीखी चीख निकाल रहे थे। भिक्षु का सिर वास्तव में एक अजीब चीज था, क्योंकि जिन छोटे संस्करणों में ये टूट गया था, वे वास्तव में और भी छोटे संस्करणों में टूट सकते थे, जो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये देखकर ज़ू किंग ने हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने सीमा लिंक से प्राप्त एक मैजिकल ट्रेजर निकाला, जो विशेष रूप से ग्रूस को लक्षित करता था। यह एक सुंदर क्रिस्टल पगोडा था और इसे संचालित करना सरल था। तुम्हें बस इसमें धर्मा फोर्स डालना था।
जू किंग ने इसे सक्रिय किया, फिर इसे छोटे सिरों में से एक की तरफ फेंक दिया। 2 बार विभाजित होने के कारण ये सिर स्पष्ट रूप से कमजोर था। जैसे ही क्रिस्टल पैगोडा उस तक पहुंचा, चीज उसके अंदर सील हो गई। जू किंग ने इसे इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर मुड़ा और विपरीत दिशा में चलने लगा। वह जानता था कि जहर की गोली भयानक थी, लेकिन उसने अभी जो इस्तेमाल किया था वह गोली की औरत थी, न कि वास्तविक गोली। एक बड़ा अंतर था, जैसे वह निश्चित नहीं था कि यह कितना मजबूत था। हालांकि यह विचार करते हुए कि भिक्षु के सिर ने भागने के लिए खुद को और भी छोटे हिस्सों में विभाजित कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि यह जीवित रहेगा। इसलिए पिछली नाइट के लिए सफलतापूर्वक जवाबी कार्रवाई करने के बाद जू किंग ने वहां से जाने का विकल्प चुना। एक नमूना प्राप्त करने के बाद वह बाद में इसका अध्ययन कर सकता था और भिक्षु के सिर को वास्तव में मारने का एक तरीका निकाल सकता था। शायद एक बार जब मैं अंततः टैबू पॉइजन पिल के अंदर का अध्ययन करने में सक्षम हो जाता हूं, तो मैं उस चीज को मारने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूं। अपनी किलिंग इंटेंट को दबाते हुए उसने दूर की तरफ अपना रास्ता बना लिया। कुछ डेज बीत गए। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस भिक्षु के सिर के लिए चीजें कैसे समाप्त हुई, लेकिन गोस्ट वॉटफिर कभी दिखाई नहीं दिया। न ही उसने इसकी जांच करने के लिए गोस्ट फ्लूट का उपयोग किया। जब तक वह निश्चित नहीं था कि वह उस चीज को मार सकता है, उसे कोई मतलब नहीं दिख रहा था। हालांकि उसने अपनी बैम्बू स्लिप निकाली और उस पर मंक्स हेड उकेरा। उस समय उसने अपनी सारी एनर्जी उन जहरीले जानवरों की खोज पर केंद्रित कर दी जिनकी उसे आवश्यकता थी। खोज विधि सरल थी। उसने अपनी ब्लैक शैडो को अन्य जानवरों को ब्लैक शैडो आंखों से संक्रमित करने दिया, जिससे उसे अपनी खोज परिधि को चौड़ा करने की अनुमति मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी खोज के प्रयासों ने अच्छे परिणाम दिए और उसे अपने सभी आवश्यक जहरीले जानवर मिल गए। उसी समय उसने उन जहरों का उपयोग किया जो उसने खरीदे थे, साथ ही वे जिन्हें वह काट रहा था, अपने बीटल्स को लगातार बदलने के लिए। इसके लिए धन्यवाद, बीटल्स मजबूत और मजबूत होते जा रहे थे। हालांकि प्रत्येक परिवर्तन में अधिक समय लगता था, इसलिए जू किंग खंडहरों में सुप्रीम वास्टनेस डाओइस्ट मंदिर में जाने के बारे में सोच रहा था। उम्मीद थी कि सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेवा का और ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसकी ब्लैक शैडो ने उसे कुछ हर्षित भावनात्मक उतार चढ़ाव भेजे। बेवकूफ, करीब, कृपया प्रशंसा करें। बेवकूफ, जू किंग ने हैरानी से कहा। मेरे मालिक, पेट्रियार्क खुले में एकत्रित होते हुए बोला। छोटी ब्लैक शैडो कहने की कोशिश कर रही है कि उसकी एक ब्लैक शैडो आंख ने फर्स्ट पीक के बेवकूफ को कहीं करीब देखा। ऐसा लगता है वह कुछ कर रहा है। पेट्रियार्क ने संयोग से कृपया प्रशंसा करें से ब्लैक शैडो का क्या मतलब था, इसके लिए एक स्पष्टीकरण छोड़ दिया। तुम चाहते हो फिंडिश सू तुम्हारी प्रशंसा करे? ओह मूर्ख ब्लैक शैडो, मेरे यहाँ तुम्हारे लिए अनुवाद करने के साथ इसके बारे में सपना मत देखना। वू जियनवू, जू किंग ने कहा जैसे वह एक पेड़ की चोटी पर बैठा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वू जियनवू ने फॉरबिडन सी पर बिना किसी कारण के जू किंग को भड़काया था। बाद में वह जू किंग से बिल्कुल भयभीत लग रहा था और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। असल में जब जू किंग ने वू जियनवू के अटेंडेंट को मार डाला तो वू जियनवू ने पहल करके जुर्माना भर दिया। इसके बारे में सोचने के बाद जू किंग ने फैसला किया कि वू जियनवू को देखने जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वह सीधे सुप्रीम वास्टनेस डाओइस्ट मंदिर में जाएगा। सिवाय फिर उसने पूछा, वह क्या कर रहा है? ब्लैक शैडो कई अलग अलग आकृतियों में फैल गई। जाहिर है उसकी ब्लैक शैडो आंख के माध्यम से उसे दिखाई देने वाला दृश्य आसानी से व्यक्त करने के लिए बहुत जटिल था, इसलिए अंततः इसने खुद को अलग अलग छवियों के एक मुट्ठी भर में विभाजित कर लिया। उनमें से लगभग 1 दर्जन थे और वे सभी किसी न किसी प्रकार के जानवरों को चित्रित करते थे। प्रत्येक जानवर अलग था, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, उनके पेट सूजे हुए थे। फिर ब्लैक शैडो ने वू जियनवू की एक छवि बनाई। जानवरों में से एक के बगल में बैठा और उसका पेट रगड़ रहा था। जू किंग विशेष रूप से उत्सुक नहीं था कि वू जियनवू क्या कर रहा था, लेकिन इन छवियों को देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक तरफ पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने हाँफते हुए कहा, ये सब क्या है? बेवकूफ क्या कर रहा है? और उन जानवरों के पेट के साथ क्या हो रहा है? क्या वे गर्भवती हैं? पेट्रियार्क की सोल का शरीर कांप उठा और उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। मेरे मालिक, क्या हम करीब से देखने जाएं? मुझे लग रहा है कि बेवकूफ कुछ बड़ा कर रहा है। जू किंग ने इसके बारे में सोचा। वह स्वाभाविक रूप से उत्सुक व्यक्ति नहीं था, लेकिन छवियां इतनी विचित्र थी कि वह अपनी आंखों से देखने के आग्रह का विरोध नहीं कर सका। रास्ता दिखाओ,
ब्लैक शैडो ने उत्साह से उस दिशा में इशारा किया जहां जाना था। जू किंग तुरंत पीछे हो लिया और वे जंगल में गायब हो गए। कुछ ही देर में जू किंग ने खुद को एक पहाड़ को देखते हुए पाया। ये वास्तव में माउंटेन्स ऑफ ट्रूथ की शाखाओं में से एक का हिस्सा था, जो फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में फैली हुई थी। जू किंग ने इसका अध्ययन किया, फिर पहाड़ पर चढ़ गया और उसके ऊपर से दूसरी तरफ चला गया। वहां हरे भरे पौधों और वनस्पति के बीच छिपा हुआ एक दरार थी। यह ऊपर से नीचे तक केवल लगभग 3 मीटर था और स्वाभाविक रूप से बना था। अपने स्थान के आधार पर इसे देखना आसान नहीं था। असल में ब्लैक शैडो के रास्ता दिखाने के बिना जू किंग इसे कभी नहीं ढूंढ पाता। जैसे वह दरार के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये तथ्य कि यह जगह इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थी, ये दिखाने के लिए गया था कि वू जियनवू इसे चुनने में कितना सावधान था। इस मामले पर और विचार करने के बाद जू किंग सावधानी से दरार में दाखिल हुआ, फिर भी अपनी ब्लैक शैडो के नेतृत्व का पालन कर रहा था। दरार पहाड़ के अंदर की तुलना में गहरी थी, जितनी उसने उम्मीद की थी। जैसे वह आगे बढ़ा, हवा अधिक आर्द्र हो गई, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ के अंदर एक नदी की तरफ जाती थी। रास्ता कई बार विभाजित हो गया, जिससे पूरी चीज एक विशाल भूलभुलैया की तरह हो गई। अपनी ब्लैक शैडो के बिना जू किंग को अपना रास्ता खोजने में बहुत कठिनाई होती। कुछ ही देर में वह रास्ते के अंत तक पहुंच गया। आश्चर्यजनक रूप से यह एक विशाल गुफा को देख रहा था। ठीक अंदर छत से लटक रहा था एक चमगादड़, जो वह जीव था जिसके माध्यम से ब्लैक शैडो क्षेत्र को देख रहा था। जैसे जू किंग करीब आया, उसने गुफा में नीचे एक अतुलनीय विचित्र दृश्य को देखा। गुफा में 20 से अधिक जानवर थे। उनमें भेड़िए, बाघ और अन्य अजीब जीव शामिल थे और उन सभी को जगह में सील कर दिया गया था। वे वहां अपने पेट सूजे हुए पड़े थे, जैसे वे गर्भवती थीं। गुफा में एक तालाब बनाया गया था, जिसके भीतर किसी प्रकार का तरल था, जो एक मजबूत औषधीय तरल सुगंध छोड़ रहा था। वू जियनवू, उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, तालाब के पास बैठा था, एक पत्थर के कटोरे को तरल से भर रहा था। फिर वह एक विशाल भालू के पास गया, जिसका पेट सूजा हुआ था, जिसे उसने तरल पिलाना शुरू कर दिया। भालू बहुत गुस्से में लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुक्त होने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन ये जगह में सील था और वापस नहीं लड़ सकता था। यह अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सकता था। वू जियनवू की अभिव्यक्ति कोमल दयालुता की थी, जैसे उसने भालू को खिलाया और साथ ही उसका पेट रगड़ा। थोड़ी प्रतिक्रिया होना सामान्य है, उसने धीरे से कहा। बस थोड़ी देर और रुको, मेरी बाकी की लाइफ तुम पर निर्भर करती है। छोटे जल्द ही पैदा हो जाएंगे। एक बार छोटे बाहर आ जाने के बाद मैं एक ऐसी शक्ति बनूंगा जिससे निपटना होगा। फिर मैं सुनिश्चित करूंगा कि मास्टर शेंगून जान ले एक वास्तविक चोजन कैसा होता है। अब तक का सबसे महान चोजन कौन है? केवल महान और अद्भुत वू जियनवू। जिस तरह से वू जियनवू अपने दांत पीस रहा था, उससे भालू डर गया लग रहा था और यह मुक्त होने के लिए और भी अधिक संघर्ष करने लगा। वू जियनवू ने इसे धीरे से थपथपाया। अब अच्छे बनो, उसने कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज सुखदायक रहे। इधर उधर मत घूमो, ये छोटे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उन छोटे लोगों को बिना किसी रुकावट के पैदा होने की आवश्यकता है। अगर तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। ये सब देखकर जू किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। एक तरफ पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर अचानक प्रेरणा से मारा गया और जो हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक जेड स्लिप निकाली। शायद इसलिए कि वह जो देख रहा था उससे इतना हैरान था, उसने एक शोर मचाया। बदले में इसके कारण वू जियनवू को एहसास हुआ कि कोई और मौजूद था और वह घूम गया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट नजर थी। हेवन एंड अर्थ मेरे बिस्तर के किनारे हैं, मैं तुम पर हूं, यह मत सोचो कि तुम छुप सकते हो। यहां तक कि जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने जू किंग को वहां एक हैरान नजर के साथ खड़े देखा। जू किंग, वू जियनवू बिल्कुल हिल गया था और समझ नहीं पा रहा था कि जू किंग ने एक अच्छा छिपने का स्थान खोजने के लिए इतना प्रयास करने के बावजूद उसे कैसे ढूंढ लिया था। सूजे हुए पेट वाले जानवरों को नीचे देखते हुए और फिर जू किंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने हाँफा। तुम नहीं समझते, जू किंग। बाधित करने के लिए खेद है, जू किंग ने कहा। वू जियनवू को गहराई से देखते हुए वह मुड़ा और चला गया। उसके मन में कोई सवाल नहीं था कि वू जियनवू दिमाग से बाहर था। उस प्रतिक्रिया को देखकर वू जियनवू अचानक इतना घबरा गया और डर गया कि कविता में बोलना पूरी तरह से भूलकर वह जू किंग के पीछे दौड़ा, चिल्लाते हुए, जू किंग, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वू जियनवू चिंतित और अपमानित दोनों महसूस कर रहा था।
जब से उसे विश बॉक्स से वह बोतल मिली थी वह लंबे समय से उदास था, लेकिन वह कभी भी खुद को इसे फेंकने के लिए नहीं ला सका। बहुत शोध करने के बाद उसने ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सुराग इकट्ठा कर लिए थे कि उस सर्वशक्तिमान प्राणी की पहचान क्या थी जिसने उस बोतल को विश बॉक्स में रखा था। यह एक नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर था जो एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी का अनुयायी था। जब फर्स्ट पीक मास्टर शेंगून के हाथों हार गया था, वू जियनवू ने शपथ ली थी कि वह मास्टर शेंगून को सबक सिखाएगा। इसलिए वह एक पिछले युग से एक ब्लड रेखा को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में आया था। वह इसे सेक्ट में नहीं करना चाहता था। इसका कारण ये था कि उसे सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से वह चिंतित था कि सेक्ट में लोगों को क्या हो रहा था, इसके बारे में गलत विचार आएंगे। उसे जासूसी से भी बचना था, इसलिए वह इस गुप्त स्थान पर आया था, एक ऐसी जगह जहां वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि जू किंग उसे ढूंढ लेगा। अगर जू किंग सेक्ट में वापस गया और उसने जो देखा था उसके बारे में अफवाहें फैलाईं, तो वू जियनवू जानता था कि उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। वह कल्पना कर सकता था कि सेक्ट में हर कोई उसे देख रहा था। इस विचार ने उसकी खोपड़ी को इतना झुनझुना दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे यह विस्फोटित हो जाएगा। ये देखकर कि वह जू किंग को नहीं पकड़ सकता, उसने पुकारा, मैं पैसे दूंगा जू किंग, किसी को इसके बारे में मत बताना, हर किसी के जीने का अपना तरीका है। जू किंग ने वापस पुकारा, ये ठीक है, ये सच में वैसा नहीं है। वू जियनवू का चेहरा लगभग बैंगनी था जैसे वह चिल्लाया, मैं तुम्हें 300,000 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। जू किंग अभी अभी दरार से बाहर निकला था और पहाड़ पर आया था। जब उसने ये सुना, वह अपनी जगह पर रुक गया। एक पल बाद वू जियनवू दरार से बाहर निकला और जू किंग की दिशा में स्पिरिट नोट्स का एक ढेर धकेल दिया। ले लो जू किंग, तुम्हें उन्हें लेना होगा, नहीं तो मैं कभी आराम से नहीं रह सकता। ये सच में वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैं जू किंग ने स्पिरिट नोट्स ले लिए और गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं देखा। फिर भी वू जियनवू अभी भी चिंतित लग रहा था। तुम फॉरबिडन बाय द फीनिक्स में क्या कर रहे हो जू किंग? अगर तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता हो तो बस कहो। जहरीले पदार्थों की तलाश कर रहा हूं। ये सुनकर वू जियनवू फूट पड़ा। जहरीले पदार्थ? अरे, मैं इस क्षेत्र को अपनी हथेली की तरह जानता हूं। मैं मदद कर सकता हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जू किंग जाने को मुड़ा। मत जाओ जू किंग, बस यहाँ 1 मिनट के लिए रुको। इस पहाड़ में एक जगह है जहां बिल्कुल उसी तरह का जहर है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मैं इसे तुम्हारे लिए काटने जाऊंगा। इतना कहकर वह दरार में वापस दौड़ गया। वह वास्तव में जू किंग के लिए कुछ जहर काटने जा रहा था। ऐसा किए बिना वह आराम से नहीं रह पाएगा। असल में उसने जू किंग से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा भी नहीं की। अपनी जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी ब्लैक शैडो से एक आंख जुड़ी हुई थी और उसकी हर गतिविधि देख रही थी। जू किंग ने अपनी ब्लैक शैडो को नीचे देखा, जिसने जल्दी से उसे देखने के लिए एक छवि बनाई। इसने वू जियनवू को गुफा में वापस उन्मत्त रूप से दौड़ते हुए चित्रित किया। फिर इसने वू जियनवू को वहां तालाब में गोता लगाते हुए और उसकी गहराई में एक सुरंग में तैरते हुए प्रकट किया। सुरंग में वह चला गया और फिर वह एक बड़े खुले क्षेत्र में निकल आया। वहां एक विशाल झील थी। हालांकि जिस तरह से ब्लैक शैडो ने झील को चित्रित किया वह एक मानव चेहरे की तरह लग रहा था, और जिस तरह से तरल चल रहा था वह चिपचिपा लग रहा था। झील तक पहुंचने के बाद वू जियनवू ने कुछ खोदा, इसे एक पत्थर के कटोरे में रखा और फिर मुड़ गया। ब्लैक शैडो द्वारा चित्रित छवियां बहुत व्यापक नहीं थी, इसलिए जू किंग पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि उनका क्या मतलब समझे। अंततः वू जियनवू वापस लौट आया। क्या यह उस तरह की चीज है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे जू किंग? वू जियनवू ने उसे पत्थर का कटोरा सौंप दिया। जू किंग ने इसे देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कटोरे के अंदर कुछ ऐसा था जो जमा हुआ लग रहा था। यह तरल लग रहा था, फिर भी तरल नहीं। यह नीला था और क्रिस्टलीय और एक सुगंधित सुगंध उत्सर्जित कर रहा था। इमॉर्टल आइस, उसने बुदबुदाया। उसने ग्रैंडमास्टर बाई की औषधि कोडेक्स में इमॉर्टल आइस के बारे में पढ़ा था। यह एक जहर दवा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ पदार्थ था जिसे आमतौर पर उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता था। ग्रैंडमास्टर बाई द्वारा लिखित विवरण के आधार पर जू किंग निश्चित था कि इमॉर्टल आइस किसी तरह कई प्राचीन रिकॉर्डों में उल्लिखित इमॉर्टल एनर्जी से जुड़ा था। इस पहाड़ के नीचे एक अजीब झील है, वू जियनवू ने समझाया। इसमें इस चीज की बहुत मात्रा है। मैंने इसका कुछ हिस्सा ले लिया, लेकिन यह आमतौर पर 1 या 2 घंटे के भीतर पिघल जाता है।
इसे संरक्षित करने का कोई तरीका नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे कभी भी सेक्ट में वापस नहीं ला सका। यह मनुष्यों के लिए हानिकारक है, लेकिन एक बार जब मैंने इसे एक जानवर को दिया तो वह चीज सड़ गई और तुरंत मर गई। इसलिए मैं सोच रहा था कि यह शायद किसी प्रकार का जहर है। मुझे इस झील पर ले चलो, ज़ू किंग ने कहा। वू जियनवू ने तुरंत रास्ते का नेतृत्व किया। अभी वह किसी भी चीज से सहमत होगा जो ज़ू किंग मांगेगा। आमतौर पर वह इस गुप्त क्षेत्र के विवरण लोगों को कभी नहीं बताता था जो उसने पाया था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था। इससे पहले कि वे दोनों झील तक पहुंचे, ज्यादा समय नहीं लगा। ज़ू किंग के सामने एक विशाल नीली झील फैली हुई थी। पानी अत्यंत साफ था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह वास्तव में जमी हुई थी। झील के किनारे पर रंगीन पौधों की एक अराजक उलझन उगी हुई थी। यहां तक कि गुफा की छत भी काई से ढकी हुई थी। हवा में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक नमी थी। ज़ू किंग ने चारों ओर देखा। चाहे वह जो देख सकता था या जो महसूस कर सकता था, क्षेत्र के बारे में कुछ भी खतरनाक नहीं लग रहा था। हालांकि वह सतर्क रहा। जैसे वह सावधानी से झील के पास पहुंचा और उसमें नीचे देखा। जब उसने देखा कि जमे हुए पानी के तल पर क्या था, उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। झील का तल हर तरह की हड्डियों से ढका हुआ था। वहां पुरुषों और महिलाओं दोनों की हड्डियां थीं, सभी मनुष्य, और वे हर जगह बिखरे हुए थे। प्रतीत होता है किसी दुखद घटना की याद दिला रहे थे। मुझे ये जगह संयोग से मिली, वू जियनवू ने कहा। प्रतीत होता है चिंतित था कि ज़ू किंग को उसके इरादों के बारे में गलत विचार आ रहे थे। उसने जारी रखा, मैं यहाँ कुछ बार आया हूँ और कभी भी किसी खतरनाक चीज में नहीं भागा। नीचे की हड्डियों में किसी भी प्रकार का मुटजन नहीं है। ज़ू किंग ने सिर हिलाया। झील को और करीब से देखने के बाद ज़ू किंग ने ग्रैंडमास्टर बाई की औषधि कोडेक्स से इमोर्टलाइज के विवरण के बारे में सोचा और महसूस किया कि यहाँ जमा हुआ पदार्थ उस विवरण से थोड़ा अलग था जिससे वह परिचित था। यह अधिक सुगंधित था। वह सुगंधित सुगंध झील के किनारे के जितना करीब जाते थे उतनी ही मजबूत थी। यह मीठी थी, यहाँ तक कि चिकनी भी थी। जितनी देर सुगंध आपके नथुनों में रहती थी, यह उतनी ही बदबूदार हो जाती थी। यह उससे मेल नहीं खाता था जो उसने इमॉर्टल आइस के बारे में पढ़ा था। ज़ू किंग का अनुमान था कि सालों पहले अपने वर्तमान रूप में बदलने से पहले ये जगह एक सामान्य तालाब था जो इमॉर्टल एनर्जी से भरा हुआ था। सबसे अधिक संभावना है ये झील वास्तव में औषधि कोडेक्स के विवरण की तरह थी, जिसमें यह इमॉर्टल एनर्जी द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इमॉर्टल आइस में बदलने की प्रक्रिया के दौरान कुछ अलग हुआ। शायद यह इमॉर्टल आइस की एक उत्परिवर्तित किस्म थी। ज़ू किंग सटीक विवरणों के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन वह निश्चित था कि यह चीज आगे के शोध के योग्य थी। वह कुछ नमूने इकट्ठा करना शुरू करने ही वाला था जब उसने झील के तल पर कुछ देखा और हैरानी से सांस छोड़ी। उसकी लाइफ फ्लेम्स जल उठी और उसकी कल्टिवेशन बेस ऑरा के साथ फूट पड़ी, जिससे उसके चारों ओर फायर का एक समुद्र फैल गया। वू जियनवू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ कदम पीछे हट गया, ये जानकर अनिश्चित क्या हो रहा था, क्या गलत है। इस बीच ज़ू किंग ने अपनी लाइफ फ्लेम्स की ऑरा को अपनी आंखों पर केंद्रित किया, जिससे वे सितारों से भी अधिक चमकीली हो गईं जैसे उसने झील को देखा। झील के तल पर हड्डियों और मलबे के बीच एक पत्थर था जो उसे बहुत परिचित लग रहा था। ज़ू किंग की नजर पर ध्यान देते हुए वू जियनवू ने जल्दी से कहा, तुम क्या देख रहे हो? क्या नीचे कुछ अच्छा है? ये बहुत बुरा है। ये झील इतनी विचित्र है, मैं नीचे जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। अतीत में मैं हड्डियों को बाहर निकालने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं। अचानक जो पत्थर ज़ू किंग को परिचित लग रहा था वो हिल गया, फिर झील से बाहर चला गया जैसे उसे एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। पानी टपकाते हुए यह उसकी तरफ चला गया और फिर उसके ठीक सामने हवा में मंडराने लगा। वू जियनवू ने हांफा। इसकी करीब से जांच करने के बाद ज़ू किंग को एहसास हुआ कि यह उससे परिचित क्यों लग रहा था। इसमें सुप्रीम वास्टनेस सोलिटरी सेबर की ऑरा थी। आश्चर्यजनक रूप से इस पत्थर में सुप्रीम वास्टनेस सोलिटरी सेबर की दिव्य अनुनाद थी। उत्सुक होकर ज़ू किंग ने पत्थर ले लिया। लगभग उसी समय उसकी ब्लैक शैडो उसके पास वापस आ गई। ब्लैक शैडो वह थी जिसका उपयोग उसने झील से पत्थर लेने के लिए किया था। झील में वापस देखते हुए अब यह देखना संभव था कि उस स्थान के नीचे जमीन में दफन जहां पत्थर पहले पड़ा था, एक पत्थर का स्टील था। जैसे पानी लहरा रहा था, पत्थर के स्टील के ऊपर की गाद हिल गई, कुछ सुलेख और एक छवि प्रकट करते हुए। ज़ू किंग ने और करीब से देखा। सॉवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायान का इमॉर्टल बाथिंग सिस्टम। जब वू जियनवू ने सुलेख पढ़ा, उसने हैरानी की चीख निकाली। ज़ू किंग भी स्तब्ध था।
अगला उसकी नजर सुलेख से हटकर छवि पर गई, जो वास्तव में साउथ फीनिक्स महाद्वीप का एक नक्शा था। सॉवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायन की पहचान कर ली गई थी। बेशक उस क्षेत्र को अब वायलेट लैंड्स कहा जाता था। नक्शे ने इमॉर्टल बाथिंग सिस्टम का स्थान भी दिखाया, और उससे बहुत दूर नहीं एक और स्थान था, क्राउन प्रिंसेस मैंशन। ये वही स्थान था जो सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर के खंडहर थे, जहां ज़ुकिंग आगे जाने की योजना बना रहा था। इस झील का इतिहास अब स्पष्ट था, और सॉवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायन नाम ने ज़ुकिंग में यादें जगा दी। पहली बार जब उसने उस राज्य के बारे में सुना था, वह वायलेट लैंड्स में था, जब चैन फेयुंग ने 8 महान कुलों के विवरण समझाए थे। तब ज़ुकिंग ने साउथ फीनिक्स में जगह का लंबा इतिहास सीखा था और कैसे यह एक शानदार ब्लड रेखा द्वारा शासित था। वे मैजिकल ट्रेजर के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। इसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे चैन फेयुंग एक ही समय में मजबूत और कमजोर दोनों लग रहा था। इस बिंदु पर ज़ुकिंग ने उत्परिवर्तित इमॉर्टल आइस में से कुछ काटा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गुफा छोड़ दी। वू जियनवू उसे वापस दरार तक ले गया। एक बार बाहर वू जियनवू वहां खड़ा था, उसे देख रहा था, घबराहट में अपने हाथ रगड़ रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपना मुंह खोलने में हिचकिचा रहा था। मैं किसी को नहीं बताने वाला, ज़ुकिंग ने कहा। चिंता मत करो। वू जियनवू को एक लंबी नजर देते हुए वह मुड़ा और लाइट की एक उज्ज्वल किरण बन गया जो दूर की तरफ चली गई। वू जियनवू वहां अकेला खड़ा रहा, उदास दिख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसने सब कुछ सही ढंग से संभाला था। एक लंबे समय के बाद उसने अपने दांत पीस लिए। ज्यादा सोचना बंद करो। ज़ुकिंग दबंग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह उस तरह का व्यक्ति है जो अपनी बात रखता है। सबसे बुरी स्थिति में मैं थोड़ी देर के लिए सेक्स से दूर रहूंगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक छोटे पैदा नहीं हो जाते। वू जियनवू स्पष्ट रूप से मास्टर शेंगबुन के हाथों हार से गहराई से प्रभावित हुआ था। आंखें खून से लाल वह मुड़ा और सूजे हुए पेट वाले जानवरों की देखभाल करने के लिए गुफा में वापस चला गया। देर हो चुकी थी। मून फॉरबिडन बाय द फीनिक्स पर ऊंचा लटका हुआ था, जिससे पेड़ ईवल भूतों की तरह लग रहे थे। अजीब चीखें जानवरों की कर्कश आवाजों के साथ मिल रही थीं। ज़ुकिंग पूरी तरह से काले जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा, शीर्ष गति से पेड़ों के माध्यम से छलांग लगा रहा था। उसका वू जियनवू के बारे में अफवाहें फैलाने का कोई इरादा नहीं था। इस अराजक दुनिया में अलग अलग लोगों के जीने के अपने तरीके थे, और हालांकि वू जियनवू के स्पष्ट रूप से कुछ बहुत ही अजीब शौक थे, यह ज़ुकिंग का व्यवसाय नहीं था। इससे भी अधिक वू जियनवू उसे उस इमॉर्टल आइस पर ले गया था। विशाल विस्तृत दुनिया में हर तरह की अजीब चीजें थीं। वू जियनवू निश्चित रूप से कुछ बड़ा कर रहा है। हालांकि अपना सिर हिलाते हुए ज़ुकिंग ने अपने विचारों को साफ किया और अंततः एक पेड़ का खोखला पाया जिसमें वह रात के लिए रह सकता था। सुरक्षा के लिए क्षेत्र की जांच करने के बाद उसने कुछ सुरक्षा उपाय स्थापित किए, फिर अंदर रेंग गया। सुरक्षित होने के बाद उसने अपने द्वारा काटी गई इमॉर्टल आइस को बाहर निकाला। इतना समय बीत चुका था कि अधिकांश इमॉर्टल आइस पिघल गई थी। वू जियनवू ने जो कहा था उसके आधार पर यह लगभग 2 घंटे से अधिक नहीं टिकेगा। एक बोतल निकालते हुए उसने इसे खोला और बीटल्स को इमॉर्टल आइस पर छोड़ दिया। उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। जैसे उसने उन्हें खाते हुए देखा, उसे कुछ खास होता नहीं दिखा। हालांकि उसने बीटल्स को ये सब डिवावर करने दिया। ये समाप्त होने के बाद ज़ुकिंग ने बीटल्स को थोड़े समय के लिए देखा, फिर उन्हें वापस बोतल में रख दिया, फिर बोतल पर एक विशेष निशान लगा दिया। शायद उनके पास इमॉर्टल आइस को पचाने का समय होने के बाद कुछ होगा। ये करने के बाद ज़ुकिंग ने वह पत्थर निकाला जो उसे सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर की दिव्य अनुनाद के साथ मिला था। जैसे उसने इससे ज्ञान प्राप्त किया, उसे एक तलवार काटने की छवि दिखाई दी। उसके माध्यम से एक कंपन हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। और इस प्रकार नाइट बीत गई। अगली सुबह भोर में उसने अपनी आंखें खोली। उसने सबसे पहले जो किया वह था पत्थर को नीचे देखना। इस पत्थर ने मुझे सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर की बहुत गहरी समझ दी। ज़ुकिंग इस बात से बहुत प्रसन्न था कि उसे कितना लाभ हुआ था। अगला उसने उन बीटल्स की जांच की जिन्होंने इमॉर्टल आइस का उपभोग किया था। उनके साथ अपने ब्लड संबंध के आधार पर वह महसूस कर सकता था कि बीटल्स नशे के समान स्थिति में थे। वे बहुत अधिक नहीं घूम रहे थे, हालांकि उनकी ऑरर्स बदल रही थी। ज़ुकिंग उस बारे में उत्साहित था, हालांकि वह नहीं बता सकता था कि उनके बारे में विशेष रूप से क्या बदल रहा था। अभी के लिए वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था।
बोतल को दूर रखते हुए उसने झील के स्थान पर ध्यान देना सुनिश्चित किया, फिर पेड़ के खोखले से बाहर निकला और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसकी प्लान सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर के खंडहरों में जाने की थी और देखना था कि क्या वह दूसरी तलवार चाल का ज्ञान प्राप्त करने का एक नियत अवसर पा सकता था। अगर वह काम नहीं करता तो वह उस पत्थर का अध्ययन करना जारी रखेगा जो उसे मिला था। पत्थर का किनारा तेज है, एक तलवार के समान। ये सुप्रीम वास्टनेस डाओस्ट मंदिर से जुड़ा होना चाहिए। शायद यह एक दिव्य समानता का हिस्सा है। 10 डेज बीत गए। जू किंग पूरे समय यात्रा करता रहा। कभी कभी वह जहरीले पौधों या अन्य वस्तुओं को काटने के लिए रुकता था। उसने उन बीटल्स पर करीब से नजर रखी जिन्होंने इमॉर्टल आइस का उपभोग किया था। वे अभी भी एक निष्क्रिय अवस्था में लग रहे थे। ये कब तक चलेगा? अगर वह यह महसूस करने में सक्षम नहीं था कि वे जीवित थे तो वह शायद मान लेता कि वे मर चुके थे। मुझे लगता है मुझे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। आगे एक नीचे की ढलान के पार उसने कुछ खंडहर देखे। यह एक पुराने शहर जैसा लग रहा था जो लंबे समय से विस्मरण में डूब रहा था। वर्तमान में दोपहर थी और उज्ज्वल सन पत्तेदार चंदवा के माध्यम से चमक रहा था, एक धब्बेदार वातावरण बनाते हुए जैसे जू किंग पेड़ों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। जैसे उसने बर्बाद शहर को देखा, धब्बेदार सन ने जगह को अविश्वसनीय रूप से प्राचीन बना दिया। अपनी वर्तमान स्थिति से वह शहर के बीच में एक शानदार मंदिर देख सकता था। वह केवल संरचना का मूल आकार ही बना सकता था, लेकिन पहले से ही बता सकता था कि यह गहराई से प्राचीन था। आखिरकार यहां, उसने बुदबुदाया, फिर खंडहरों की तरफ नीचे चला गया। आधे इंसेंस स्टिक के जलने के बराबर समय बीत जाने के बाद वह खंडहरों में था। एक विशाल दूरी पर रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड पर फॉरबिडन सी के पास एक चौंकाने वाली घटना घटी जिसने हेवन एंड अर्थ को हिला दिया। ये कुछ इतना नाटकीय था कि इसने एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के सभी शक्तिशाली समूहों के बीच आश्चर्य पैदा कर दिया। 200 वर्षों में पहली बार 7 सेक्ट कोलिशन के सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने टैबू मैजिकल ट्रेजर को सक्रिय किया। जाहिर है वे 7 ब्लड आइज को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बना रहे थे। 7 डेज पहले 7 सेक्ट कोलिशन ने फिर से 7 ब्लड आइज को आदेश भेजे, केवल ब्लिट्जमेल्टर को चीजों को खींचने और निर्देशों का पालन न करने के लिए। एक डे पहले 7 सेक्ट कोलिशन में सर्वोच्च प्राधिकारी निकाय, उनकी सेनेट ने स्थिति से निपटने के लिए एक उपाय पारित किया। फिर उन्होंने समझाने के लिए 7 ब्लड आइज को एक दूत भेजा। उपाय के अनुसार सर ब्लिट्जमेल्टर और 7 पीक लॉर्ड्स के पास सजा के लिए गठबंधन में रिपोर्ट करने के लिए एक डे था। अगर उन्होंने अनुपालन नहीं किया तो 7 ब्लड आइज को नष्ट कर दिया जाएगा और वहां के सभी डिसाइपल्स को मार डाला जाएगा। 7 ब्लड आइज के सभी नॉन ह्यूमन और आगंतुकों के पास जाने के लिए 3 डेज थे, नहीं तो उन्हें सेक्ट के साथ दंडित किया जाएगा। इसने एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। कई नॉन ह्यूमन आगंतुकों ने अपना सामान पैक किया और चले गए, जैसा कि 7 सेक्ट कोलिशन से आए सभी लोगों ने किया। जहां तक 7 ब्लड आइज की बात थी, सब कुछ अचानक बहुत अस्थिर लग रहा था और हर कोई चिंता में कांप रहा था। अगले डे जब सर ब्लिट्जमेल्टर ने अभी भी आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, 7 सेक्ट कोलिशन क्रोधित हो गया और सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट ने अपना टैबू मैजिकल ट्रेजर जारी कर दिया। खून लाल रंग की लाइट की एक किरण 7 सेक्ट कोलिशन से बाहर निकली, हवा में ऊपर उठकर एक खून रंग का बीज बनाया। फिर यह उत्तर की तरफ चला गया। सिवाय इसके 7 ब्लड आइज दक्षिण में था, उत्तर में नहीं। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के भीतर एक पर्वत श्रृंखला और एक नदी थी जो प्रांत को पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में विभाजित करने के लिए प्रतिच्छेद करती थी। पहाड़ों को सुप्रीम आर्बिटर सैल्वेशन माउंटेन्स कहा जाता था और नदी एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफंडिटी रिवर थी। सुप्रीम आर्बिटर सैल्वेशन माउंटेन्स दक्षिण और उत्तर को जोड़ती थी, जबकि एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफंडिटी रिवर पूर्व और पश्चिम को जोड़ती थी। बीच में जहां वे मिलती थीं, जो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का केंद्र भी था, वहां एक सेक्ट था। वह सेक्ट यंग आर्बिटर सेक्ट था। यंग आर्बिटर सेक्ट का सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के साथ ज्यादा सीधे संबंध नहीं थे। हालांकि हर कोई जानता था कि यंग आर्बिटर सेक्ट को सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी द्वारा 7 सेक्ट कोलिशन को जांच में रखने के लिए स्थापित किया गया था, एक तरह के कठपुतली की तरह। यंग आर्बिटर सेक्ट का सेक्ट मुख्यालय एक विशाल बांध था जो एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफंडिटी रिवर की एक सहायक नदी को बाधित करता था, जिसे अंततः 7 सेक्ट कोलिशन के बंदरगाह तक पहुंचना चाहिए था। उस रुकावट ने स्पिरिट एनर्जी से मुटेजन को साफ करने की बात आने पर 7 सेक्ट कोलिशन के लिए समस्याएं पैदा की और गठबंधन पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाला। 7 सेक्ट कोलिशन के लिए यंग आर्बिटर सेक्ट गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह था।
उन्होंने बार बार अनुरोध किया था कि बांध खोला जाए, लेकिन सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी ने हमेशा हस्तक्षेप किया और कठोर मांगे की। 7 सेक्ट कोalition यंग आर्बिटर सेक्ट को सैन्य रूप से लक्षित नहीं कर सकता था जब तक कि वे आश्वस्त नहीं थे कि वे उन्हें तुरंत हरा सकते हैं, नहीं तो ऐसे किसी भी प्रयास को विफल कर दिया जाएगा। इसके अलावा शक्ति के नाजुक संतुलन के कारण बिना किसी के संदेह किए एक टैबू मैजिकल ट्रेजर को सक्रिय करना संभव नहीं था। क्षेत्र में अन्य समूह मनुष्यों को एक दूसरे से लड़ते देखकर बहुत खुश थे और उस संबंध में परेशानी खड़ी करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे थे। जब सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने टैबू मैजिकल ट्रेजर को सक्रिय किया और एक खून रंग का बीज बनाने के लिए इसका उपयोग किया, तो वे वास्तव में यंग आर्बिटर सेक्ट को लक्षित कर रहे थे। खून रंग का बीज अविश्वसनीय गति से चला, एक विशाल दूरी को भेदते हुए यंग आर्बिटर सेक्ट के ठीक बीच में उतरने के लिए। 7 सेक्ट कोalition ने स्पष्ट रूप से एक रास्ते पर आगे बढ़ने का नाटक किया था, जबकि गुप्त रूप से दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 7 ब्लड आइज के साथ तनाव बढ़ रहा था, वास्तविकता ये थी कि यह एक धुआं था। उन्हें बस अपने टैबू को सक्रिय करने के लिए एक बहाने की आवश्यकता थी और इस प्रकार गले में फंसी उस मछली की हड्डी से छुटकारा पाना था। जैसे ही खून रंग का बीज उतरा, यंग आर्बिटर सेक्ट के बीच में एक विशाल अजीबोगरीब ब्लड का पेड़ उगाया। पेड़ स्पंदित हुआ, जिससे यंग आर्बिटर सेक्ट में बड़ी संख्या में कल्टिवेटर्स तुरंत मर गए। जैसे उनका ब्लड पेड़ में चूसा गया, बचे हुए लोग बुरी तरह घायल हो गए और उनके मुंह से ब्लड बह निकला। पेड़ फिर से स्पंदित हुआ, हेवन फाड़ने वाली, पृथ्वी कुचलने वाली और अभेजते हुए, जमीन को कुचलते हुए और अनगिनत संरचनाओं को ढहने का कारण बना। इसमें बांध भी शामिल था। बांध की रुकावट के बिना एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफंडिटी रिवर का पानी सुप्रीम आर्बिटर सैल्वेशन माउंटेन्स के माध्यम से बहता था, बिना किसी चीज के उन्हें रोकने के। पेड़ की तीसरी स्पंदन के कारण उस पर हर जगह फूल खिल गए। उसी समय उसके भीतर से एक प्राचीन आवाज बोली, यंग आर्बिटर सेक्ट ने हमारे गठबंधन के डिसाइपल्स को मार डाला। सबूत स्पष्ट है, यंग आर्बिटर सेक्ट को अस्तित्व से मिटा दिया जाएगा। खून रंग की लाइट हेवन एंड अर्थ के गुंबद में उठी एक स्पेल फॉर्मेशन बनाते हुए। इसके भीतर 100 से अधिक आकृतियां दिखाई दी, सभी चौंकाने वाली ऑरर्स और बढ़ती किलिंग इंटेंट के साथ फूट रही थी। ये सब बहुत जल्दी हुआ। 7 ब्लड आइज को पहले डराने के लिए 7 सेक्ट कोalition ने अपने 3 स्तों के टैबू मैजिकल ट्रेजर को सक्रिय किया था। इस समय केवल सोरेन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने टैबू मैजिकल ट्रेजर को सक्रिय किया, लेकिन फिर एक पल बाद अन्य 6 स्तों ने भी ऐसा ही किया। एक पल में 7 सेक्ट कोalition के ऊपर का आकाश पूरी तरह से बदल गया। हेवन एंड अर्थ के नीचे सब कुछ हिंसक रूप से कांप उठा।